वेलकम टू इको सिंप्लीफाइड। ये जो वीडियो है ये सेकेंड चैप्टर की थर्ड और फाइनल वीडियो है। जो सेकेंड चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे थे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट, उसी सीरीज़ की ये थर्ड और लास्ट वीडियो है। इससे पहले जो सेकेंड वीडियो डाली थी मैंने इस चैप्टर की, उसको 2 पार्ट में डाला था, पार्ट 1 पार्ट 2, और ये थर्ड वीडियो है। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, टिल 1991, यानी हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, किस तरीके से हमने ग्रोथ को अचीव किया था, ठीक है, कहाँ तक, प्लानिंग टिल 1991। अब एक चीज़ मैं यहाँ आपको बहुत साफ क्लियर कर दूँ कि ये जो 1991 लिखा हुआ है ना, इंडिया की इकोनॉमी को हम पहले प्री 1991 पढ़ते हैं और पोस्ट 1991 पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो ईयर ऑफ 1991 है इसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, ठीक है। इसलिए हम पूरी इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग को 2 पार्ट में पढ़ते हैं, प्री 1991 एंड पोस्ट 1991। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। ईयर 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। 1991 इज़ नोन एज ईयर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी हम इस 1991 को और क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। इंडियन इकोनॉमी स्टडीज़ सेपरेटली प्री 1991 एंड पोस्ट 1991, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। अब देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में भी जब हम 5 ईयर प्लान्स कर रहे थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मनमोहन सिंह जो हैं, ठीक है, ये फादर ऑफ इंडियन रिफॉर्म इन्हें कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी वो यही पूरे देश में लेके आए थे। इसके अलावा सर्विस टैक्स के फादर भी इंडिया में किसको कहा जाता है, मनमोहन सिंह को कहा जाता है, ठीक है। It refers to ongoing economic liberalization or relaxation stated in 1991 of the country's economic policy। यानी अब 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको हम पढ़ते कैसे हैं, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी हैं, ठीक है। इन 3 चीज़ों पे सेपरेट आप आगे पढ़ोगे। अभी मैं इन शॉर्ट बताऊं तो लिबरलाइजेशन क्या है कि जो लाइसेंसिंग पॉलिसी होती है उसको लिबरल कर देना। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर के स्टेक्स बढ़ा देना। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि हम वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, वो क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा। तो ये चीज़ हम समझ गए क्या है इस चीज़ में कि ईयर 1991 इज़ नोन एज ईयर ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और इंडिया की इकोनॉमी को हम सेपरेटली 2 पार्ट में पढ़ते हैं, प्री 1991 एंड पोस्ट 1991। क्लियर? अब देखते हैं फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर का मतलब ये है, आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट नहीं था हमारे पास, ठीक है। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं था हमारे पास तो सामने किसको आना पड़ा था, पब्लिक सेक्टर को, जिसने इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक बिग पुश दिया था, ठीक है। क्या दिया था, बिग पुश दिया था, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी क्या हो रही थी, ग्रोथ के प्रोसेस पे आगे बढ़ रही थी। इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 एज मैनी एज 17 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर एज अगेंस्ट 12 इंडस्ट्री इनमार्क्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पब्लिक सेक्टर का क्या है, सोशल वेलफेयर। तो यहाँ क्या हो रहा है कि 17 इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1956 की आई थी उसमें से 17 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पब्लिक सेक्टर के लिए सिक्योर कर दी गई और 12 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए इंश्योर कर दी गई। अब ये आप पूछोगे कि मैम ये इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है, तो जब हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में तो वहाँ ये आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व रखी गई, कौन सी इंडस्ट्रीज़ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखी गई। फाइन।
सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर को धीरे धीरे डेवलप किया गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1984 इंश्योर्स दैट इंडस्ट्रीज कुड नॉट एस्टैब्लिश विदाउट लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अभी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, एलपीजी पॉलिसी आई 1991 में। ठीक है, तो टिल 1991 क्या था कि आप बिना लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी इंडस्ट्री नहीं चला सकते हैं। 1991 के बाद क्या होगी, गवर्नमेंट थोड़ी लिबरल हो गई। फाइन, दिस वॉज टू इंश्योर दैट देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन प्राइवेट हैंड्स। ठीक है, और ये क्यों किया गया था, ये इसलिए किया गया था कि इकोनॉमिक पावर का कंसंट्रेशन, ठीक है, प्राइवेट हैंड्स में पूरी तरीके से ना आ जाए, मतलब सिर्फ उनके हाथ में कंट्री की इकोनॉमी को चलाने का मौका ना आ जाए, इसलिए बोला गया था कि बिना गवर्नमेंट से लाइसेंस लिए, बिना रजिस्ट्रेशन कराए आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अलग अलग तरीक़ों से रेगुलेट किया गया। जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो हमारी है LSI, उसको क्या किया गया, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट के थ्रू सही किया गया। ठीक है, चलाया गया। और प्रोटेक्शन और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का प्रोटेक्शन फ्रॉम कंपटीशन, एरिया रिजर्व फॉर लेबर इंटेंसिव। ठीक है, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम क्या कर रहे हैं, कंपटीशन से बचा रहे हैं, इसलिए इस एरिया को हमने किसके लिए रिजर्व कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ लेबर इंटेंसिव के लिए। जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो क्या कर सकती हैं, लेबर इंटेंसिव भी हो सकती हैं और कैपिटल इंटेंसिव भी हो सकती हैं। यानी कैपिटल इंटेंसिव वो ज़्यादा होंगी, लेबर इंटेंसिव वो कम होंगी। कोई भी प्रपोर्शन हम ले सकते हैं लेबर इंटेंसिटी और कैपिटल इंटेंसिटी का। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपने पढ़े किसके, 1991 तक जो हमने इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यू की थी इंडिया में, उसके। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी में डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब यहाँ एक वर्ड आया स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस मीन्स हाउ इम्पॉर्टेंट अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ प्लान इज इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ द वर्क। इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंजीनियरिंग गुड्स, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ठीक है, स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि कोई स्पेसिफिक प्लान बनाया गया। ठीक है, उस प्लान में कौन से ऐसे पार्ट हैं जिनका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या जिनकी वजह से फर्दर आगे डेवलपमेंट होगा, जो डेवलपमेंट के प्रोसेस में बेसिक का काम करते हैं, बेस का काम करते हैं, वैसी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना हमने ज़्यादा शुरू किया, जिसमें पावर जनरेशन है। आप देखिए यहाँ पे इंक्लूड्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब आप बताइए, जब तक इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट नहीं होगी तब तक कितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, ये क्या होंगी, काम नहीं कर पाएंगी। ठीक है, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम शहरों और गांवों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट अगर ना हो प्रॉपर टाइम पे तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है, मतलब एक स्ट्रैटेजी है कि इसको हम डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली कई सारे फील्ड क्या होंगे, डेवलप होते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर द की टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इट वॉज रेगुलेटेड बाय हाई इंटरेस्ट रेट एंड सब्सिडीज। ठीक है, यानी यहाँ क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग को हम बढ़ा दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट और सेविंग जब बढ़ता है तो इससे क्या दिखाया जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लोग बढ़ा रहे हैं मतलब लोगों की इनकम जनरेट हो रही है, लोग सेव कर रहे हैं मतलब लोगों की इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, तो इनकम जनरेट हो रही है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये फिर फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है इसका, हाई इंटरेस्ट रेट बोला जाए कि आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो भी लोग इन्वेस्ट करने लगेंगे। सब्सिडीज़ दी जाएगी तो लोग के पास पैसे की सेविंग होगी, तो सेविंग से फिर उस सेविंग का क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट होने लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए, आपसे बोला जाए आप अगर लोन लेते हो या कोई काम करते हो तो आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा,
ठीक है, जैसे सेविंग अकाउंट पे मिलता है, बाकी सारे अकाउंट से मिलता है, तो वो इंटरेस्ट रेट आपका हाई हो जाएगा। एफडी पे मिलता है, किसी भी चीज़ पे मिलता है, फिक्स डिपॉजिट पे, तो वो जब इंटरेस्ट रेट हाई प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट या कंपनीज या बैंक्स आपको, तो आप कहाँ जाओगे, हाई इंटरेस्ट रेट देख के आप क्या करोगे, अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा क्या होता है, सब्सिडी देना। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, छूट देना। ठीक है, जैसे गैस सिलेंडर पे मिलती थी, तो अब क्या हो रहा है, जब आपको सब्सिडी मिलेगी तो उस सब्सिडी के पैसे से जो सेविंग हो रही है आप उसको भी क्या करोगे, आगे इन्वेस्ट करोगे, तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सिलरेट होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन विथ द हेल्प ऑफ हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन कैसे हुआ, फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन हमारा कैसे हुआ, फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन ऐसे करना था कि देखिए बाहर से लोग क्या करने आते थे, ट्रेड करने के पर्पज़ से आए और यहाँ पे रूल करने लगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना था, अब सेल्फ सफिशिएंट होना था। इसलिए हमने क्या बोला कि भैया हम किसी को बाहर से ट्रेड करने की अनुमति देंगे ही नहीं, इम्पोर्ट्स हम कराएंगे ही नहीं, एक्सपोर्ट होगा पर इम्पोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। क्यों, ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकें। ठीक है, अब ये रिस्ट्रिक्शन गए कैसे गए, हाई इम्पोर्ट ड्यूटी, यानी आप कोई सामान अगर इंडिया से बाहर इम्पोर्ट कर रहे हो, यानी आप कोई सामान इंडिया के लिए इंपोर्ट करा रहे हो, तो उस पर आपको हैवी ड्यूटीज़ देनी पड़ेंगी। और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है कुछ स्पेसिफिक अमाउंट तक ही आप इंपोर्ट करा सकते हो, उससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। फाइन, फिर क्या है, फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। अब जब इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी गई, रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, तो अब फोकस कहाँ चला गया, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पे। यानी जो सामान हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, उसको मंगाने की बजाय हम कौन सा ऐसा ऑल्टरनेटिव है जिससे ये सोच सकें कि हम इम्पोर्ट का सब्सटीट्यूशन कर सकें। मतलब अगर हम टमाटर मंगा रहे हैं तो टमाटर मंगाने की बजाय हम टमाटर का प्रोडक्शन अपनी ही कंट्री में बढ़ा देंगे, तो उससे क्या होगा, इम्पोर्ट का सब्सटीट्यूशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हम सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन के लिए फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन किया गया था। कंफर्म। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स और आते हैं आपके इसमें। पहला क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल कंट्रोल थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, लोन अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी देन एफडीआई। अब एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कोई भी फॉरेन की कंपनी, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकती है पैसा। ठीक है, पहले क्या था, 49% एफडीआई हुआ करता था। ठीक है, यानी किसी भी कंपनी के अगर शेयर्स हैं तो 49% शेयर्स में आप क्या कर सकते हो, एफडीआई का इन्वेस्टमेंट करा सकते हो। इससे क्या होता था, 50% से ज़्यादा स्टेक किसके पास है, हमारी गवर्नमेंट के पास है, यानी 50% से ज़्यादा शेयर हमारी कंपनी, हमारी गवर्नमेंट के पास है। तो उससे होगा क्या कि हमारी कंपनी की जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसमें ठीक है कोई भी इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, एफडीआई जो है उस पर हमने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हमने लोन पे ज़्यादा ध्यान दिया था कि हम लोन लेंगे, बाद में वो लोन रीपे कर देंगे। लेकिन एफडीआई का क्या मतलब है, हम अपने शेयर्स उनके हाथ में दे रहे हैं, और शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, मालिक होते हैं कंपनी के। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि शेयर होल्डर बन जाएंगे तो उनके हाथ में थोड़ी बहुत अथॉरिटी आ जाएगी, फिर वो इंटरफेयर कर सकते हैं। इसलिए हमने लोन्स पे ज़्यादा फोकस किया था एज़ कम्पेयर टू एफडीआई। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसका क्या है, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, पॉलिसी ऑफ स्टेट एज वेल एज सेंटर डू नॉट कंट्राडिक्ट ईच अदर। ठीक है, यानी स्टेट की जो पॉलिसी है, सेंटर की जो पॉलिसी है, वो कंट्राडिक्ट नहीं करती थी। ऐसी पॉलिसीज़ बनती थी जो स्टेट भी एक्सेप्ट कर पाए और सेंटर भी एक्सेप्ट कर पाए। मतलब ऐसी पॉलिसीज़ बन रही हैं कि दोनों में कहीं भी मतभेद नहीं होगा। ये था क्या, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991। ओके, अब यहाँ क्या है, सक्सेस या अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग। देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ असेसिंग सक्सेस ऑफ प्लानिंग।
अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि अलग अलग पैरामीटर, अब इतनी देर से जो आप 5 ईयर प्लान्स पढ़ रहे हो, लॉन्ग टर्म गोल पढ़े, शॉर्ट टर्म गोल पढ़े, ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल पढ़े, शॉर्ट टर्म गोल पढ़े, या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी जो हम 1991 तक परस्यू करते आए हैं, 1991 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है, ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं, इन सारी चीज़ों में ये देखना कि ये जो आज तक 12 5 ईयर प्लान्स आए हैं इनमें हम कितना सक्सेस रहे हैं, ठीक है। इसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिन पे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी ये प्लानिंग आज तक की सफल हुई है या नहीं हुई है, हम इनको अचीव कर पाए हैं अपने गोल्स को, टारगेट को, या नहीं कर पाए हैं। उनके जो अलग अलग पैरामीटर हैं वो क्या है, पहला इंक्रीज इन नेशनल इनकम, दूसरा इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर क्या दे रहा है, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग विद एम्प्लॉयमेंट, फिर क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड। ये सारी चीज़ों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारी जो भी प्लानिंग हुई है आज तक की वो सक्सेसफुल रही है या फेलियर रहा है प्लानिंग का कहीं ना कहीं। अब इन सारे पॉइंट्स को हम आगे 1 बाय 1 देखेंगे। फाइन, सबसे पहले क्या देखेंगे, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ठीक है, या एनआई क्या इंडिकेट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी नेशनल इनकम क्या इंडिकेट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब एनआई क्या इंडिकेट करता है, एनआई इंडिकेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, यानी जैसे जैसे हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हम क्या समझ सकते हैं कि हमारा जो ग्रोथ है, इकोनॉमी की ग्रोथ है वो हो रही है। अब यहाँ पे ये टेबल शो क्या करता है, जीडीपी ग्रोथ रेट, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उसकी ग्रोथ रेट को शो करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे है 5 ईयर प्लान्स, यहाँ पे टारगेट और यहाँ पे अचीव। तो अब हम यहाँ क्या देख सकते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारा था उसमें टारगेट 2.1% का था, जीडीपी को का टारगेट था, और अचीव कितना हुआ, 4.6। वैसे ही सेकेंड 5 ईयर प्लान का देखें तो 4.5, अचीव कितना किया, 4.1। थर्ड में 5.6 था, अचीव कितना किया, 3.3। फोर्थ में 5.7, अचीव कितना किया, 3.0। फिफ्थ में 4.4, अचीव कितना हुआ, 5.0। सिक्स्थ में क्या हुआ, 5.2% था, अचीव कितना हुआ, 5.3। सेवेंथ में क्या हुआ, 5% था टारगेट, अचीव कितना हुआ, 5.8। एट्थ में क्या था, 5.6% हमारा टारगेट था और अचीव कितना किया, 6.5%। नाइन्थ में क्या था, 6.5% हमारा टारगेट था, अचीव कितना किया, 5.4%। टेंथ में 8.1 टारगेट था, अचीव कितना किया, 7.6%। 11th में 8.1 अगेन टारगेट था, अचीव कितना किया, 7.5%। और 12th 5 ईयर प्लान में 8% टारगेट था और अचीव कितना गया, 6.8%, ठीक है। अब ये जो इतनी सारी चीज़ें देखी इसमें देखिए, ये जो 8th प्लान है ना जिसमें 5.6% हमारा टारगेट था और 6.5% हमने अचीव किया है, दिस इज नोन एज द मोस्ट सक्सेसफुल प्लान, मोस्ट सक्सेसफुल प्लान, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने जो टारगेट सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हमने अचीव किया है। अब ये जो इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली कि हर 5 ईयर प्लान में टारगेट्स क्या क्या थे और अचीवमेंट हमने क्या क्या की, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है, ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द प्लान्स वी फेल टू अचीव द टारगेट रेट ऑफ ग्रोथ, बट इंडिया केम आउट फ्रॉम द ग्रिप ऑफ स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन क्या होती है, ये आप फर्स्ट चैप्टर में कई बार पढ़ चुके हो, ठीक है। स्टैग्नेशन क्या है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें हम लिटिल ग्रोथ देखते हैं या नो ग्रोथ का प्रोसेस देखते हैं, वो क्या होती है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी होती है। अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज द वन विच शोज लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम, यानी इनकम में कोई ग्रोथ नहीं देखी जाती है। पर इंडिया क्या कर पाई कि ठीक है, हमने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए अपने उस तरीके से जिस तरीके से हमें करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हम स्टैग्नेशन से बाहर आ गए, इनकम जनरेट होने लगी लोगों की, ठीक है। ये सबसे मेन पॉइंट था कंक्लूजन का, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने से क्या देखा जाता है, इट इम्प्लाइज ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर हेड ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री,
ठीक है, यानी जितनी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की पर हेड अगर काउंट करें, ठीक है, पर हेड अगर काउंट करें तो ग्रेटर अवेलेबिलिटी थी किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, तब हम बोलेंगे कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्या है, प्रायर टू प्लानिंग पर कैपिटा इनकम वाज नोशनल। ठीक है, यानी प्लानिंग स्टार्ट होने से पहले जो पर कैपिटा इनकम हमारी थी वो नोशनल थी। नोशनल होने का क्या मतलब है, नोशनल होने का मतलब ये है ऐसा चेंज जो आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत ही मिनिमम चेंज होगा, मिनिमल चेंज होगा, ऐसा चेंज जिसको आप कंसीडर भी नहीं कर पाओगे कि हाँ कुछ चेंज हो रहा है, इस टाइप का था पर कैपिटा इनकम हमारा, मतलब आप समझ लीजिए ना के बराबर था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 2.7% इट पिक्ड अप सब्सिक्वेंटली, यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, 2.7% पर कैपिटा इनकम पहुंची हमारी, और थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़े थे। 11th 5 ईयर प्लान में ये फिर क्या हो गया, 6% पर एनम हो गया, और 12th 5 ईयर प्लान में ये 5.5% पर एनम हो गया। कंक्लूजन क्या है, दिस इज एन एवरेज राइज, एवरेज राइज हो रही है किसकी, पर कैपिटा इनकम की। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जो मैंने आपको बताया कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, ये इंडिकेटर्स हैं किसके, इकोनॉमिक ग्रोथ के। तो अब देखते हैं, फ्रॉम 1950 टू 1951 रेट ऑफ सेविंग वाज 9.5% ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, 1950 से 1951 के बीच में टोटल नेशनल इनकम में से 9.5% किसका था, सेविंग किसे आ रहा था, और बाय द एंड ऑफ 11th प्लान द रेट ऑफ सेविंग वाज 31.3% ऑफ नेशनल इनकम। अब हम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, वापस चलते हैं। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है, 1950 से 1951 में के बीच इन्वेस्टमेंट का क्या था, 9.3% ऑफ जीडीपी, यानी टोटल जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था हमारा उसका 9.3% क्या हो रहा था, इन्वेस्टमेंट से कंट्रीब्यूशन मिल रहा था, और 2017-18 में ये क्या हो गया, 32.3% हो गया इन्वेस्टमेंट। यानी ओवरऑल देखा जाए तो क्या हो गया, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर जो हमारा बेस हुआ करता है उसके जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हुए हैं उनको हम किस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज डन इन 2 वेज, यानी 2 तरीके से हम देख सकते हैं डेवलपमेंट। पहला क्या है, लैंड रिफॉर्म, दूसरा क्या है, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। लैंड रिफॉर्म में हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हुई थी, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, ठीक है, यानी जो ज़मींदारी सिस्टम थी वो ख़त्म कर दी गई थी। मॉडरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ रेंट, यानी जो हमें रेंट देना पड़ता था ज़मीन पे उसको क्या किया गया था, रेगुलेट किया गया था। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग का क्या मतलब है कि किसी एक इंसान के पास कुछ स्पेसिफिक अमाउंट की ही ज़मीनें होंगी, उससे ज़्यादा ज़मीन उनके पास नहीं होगी। होता क्या था, किसी के पास बहुत सारी ज़मीन है, किसी के पास ज़मीन ही नहीं है, तो क्या था, स्पेसिफिक अमाउंट डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये छोटा छोटा पोर्शन 4 लोगों में डिवाइड कर दिया जाएगा, सबके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लैंड अवेलेबल होगा। ठीक है, वही है लैंड सीलिंग लगाई गई, सीलिंग के बाद क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किया गया। ये क्या थे, लैंड रिफॉर्म थे एग्रीकल्चरल चेंजेस में, ये क्या थे, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस थे। अब टेक्निकल की बात करें तो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हुई थी, कैसे, ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, और HYV हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स लाए गए थे। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन आप इसकी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हो कि ग्रीन रिवोल्यूशन में हुआ क्या था, ग्रीन रिवोल्यूशन क्यों लाया गया था, ये सारी चीज़ें। फाइन, तो अब यहाँ आने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। ठीक है, यानी सेकेंडरी सेक्टर जो है हमारा इंडस्ट्रीज़ का, उसका ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन कैसा था। देखिए अलग अलग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, आयरन एंड स्टील, मशीनरी, केमिकल, फर्टिलाइजर एटसेट्रा। प्लानिंग पीरियड के टाइम पे ये 7% पर एनम इनका कंट्रीब्यूशन था। 11th प्लान जब हुआ तो ये 7.2% पर एनम हो गए, और 2018-19 में ये 6.9% पर एनम हो गए, यानी इनका इतना परसेंट कंट्रीब्यूशन जा रहा था नेशनल इनकम या जीडीपी में। इंडियन इकोनॉमी इज़ नाउ रैंक्ड एज 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्या है, 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड।
कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा है। फाइन, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग विद एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इट हैज़ रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट ग्रोथ। रेलवेज, पावर जनरेशन, IT एटसेट्रा आर द की एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है? पावर जनरेशन, IT, रेलवेज। तो इसमें क्या हो गया है? इंक्रीमेंट हुआ है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? एजुकेशन और हेल्थ। ये क्या है? ये की पैरामीटर है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो होती है वो इंक्रीज़ कर गई है। डेथ रेट जो होता है वो कम हो गया है। एजुकेशन फैसिलिटी पहले की अपेक्षा अब थोड़ी इम्प्रूव हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब हम अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 11th प्लान में अनएम्प्लॉयमेंट जो था हमारा वो 5.6% रेट था अनएम्प्लॉयमेंट का, और 2004-05 में ये 8.3% हो गया है। मतलब एम्प्लॉयमेंट हमारी क्या हो रही है? थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। ये पॉइंट किसके थे? ये पैरामीटर्स थे जिन पे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल रही या नहीं रही। लास्ट पैरामीटर था आपका इंटरनेशनल ट्रेड। कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड हैव इंक्रीज सब्सिक्वेंटली sustainably. Now we are exporting engineering goods, showing India emerging as an industrial nation. यानी इंटरनेशनल ट्रेड में हम इन्वॉल्व हुए हैं। हम बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज बाहर के देशों के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। अभी आपने पीछे का पढ़ा कि 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री बन चुका है इंडिया। तो कहीं ना कहीं हम इंटरनेशनल ट्रेड में कहाँ जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं। फाइन, अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगी। अब देखिए, आपने लॉन्ग पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग पढ़े, आपने शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग पढ़े, ठीक है, आपने बाकी सारी चीज़ें पढ़ी कि कैसे हम एसेस कर सकते हैं कि हमारी प्लानिंग जो अभी तक हुई थी वो सक्सेसफुल रही या वो फेलियर में कन्वर्ट हो गई, ये सारी चीज़ें। लेकिन आप बताइए, एक तरफ तो इंडिया जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 10th लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है, ठीक है, 10वें नंबर पे हैं हम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पर दूसरी तरफ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं हमारी कंट्री की, कुछ ऐसे कह सकते हैं मुश्किलें हैं हमारी कंट्री की जिनसे हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और अगर इन प्रॉब्लम्स को हम टैकल कर पाते हैं ना, तो हमारी कंट्री को ग्रोथ के प्रोसेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो फेलियर ऑफ प्लानिंग में हम इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें हम ये समझेंगे कि कैसे ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं जो अभी तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके 12th 5 ईयर प्लान तक की प्लानिंग हुई है उसमें ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई फेलियर रहा है, जिस वजह से आज तक हम इन सारी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। ठीक है, लेकिन अब ये भी कह सकते हैं कि कोई भी कंट्री एकदम से डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में नहीं पहुंच पाती है, बट स्टिल वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट ताकि हमारी कंट्री डेवलपिंग से निकल के डेवलप्ड नेशन की कैटेगरीज में स्टैंड कर पाए। फाइन, अब इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है फेलियर ऑफ प्लानिंग में? एब्जेक्ट पावर्टी। ठीक है, इन इंडिया 21.9% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन यानी ये जो पॉवर्टी लाइन होती है जिसके ऊपर निर्धनता हम देखते हैं कि कौन से बिलो पॉवर्टी लाइन है, कौन से अबव पॉवर्टी लाइन है, उसमें अगर देखा जाए तो 21.9% ऑफ आवर पॉपुलेशन, जो कि एक बहुत बड़ा सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहता है। दे डू नॉट गेट इवन द बेसिक इसेंशियल्स ऑफ लाइफ। उनके पास बताइए बेसिक इसेंशियल्स भी नहीं हैं कि वो अपनी डेली नीड्स को पूरा कर सकें। मैंने आपको पहले बताया है बेसिक इसेंशियल में क्या क्या आता है? फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। 21.9% ऑफ टोटल पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड द बेसिक इसेंशियल ऑफ लाइफ। ये बहुत सोचने वाली बात है कि आज भी हमारी कंट्री इस सिचुएशन में है। उसके बाद डेटा देखिए, नियरली 50% ऑफ दोज एब्सोल्यूट पुअर। एब्सोल्यूट पुअर कौन होते हैं? जो बेसिक इसेंशियल को भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। नियरली 50% ऑफ दोज एब्सोल्यूट पुअर इन द वर्ल्ड आर लिविंग इन इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है।
मतलब अगर हम बात करें कि 100% लोग पुअर हैं तो उसमें से 50%, यानी 50 अगर टोटल पुअर हैं तो 25 कहाँ रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में रहते हैं, और 25 को बाकी वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है, या एब्जेक्ट पॉवर्टी जो है, या पॉवर्टी जो है, वो कितने बड़े लेवल पे है। पॉपुलेशन के मामले में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना, लेकिन यहाँ पॉवर्टी जो है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग में, आज तक की प्लानिंग में हम फेल हुए हैं इस स्पेसिफिक पॉइंट को टैकल करने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्फ्लेशन। Due to high rate of inflation, real income of people have tended to erode. ठीक है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी, लोगों की रियल इनकम यानी परचेजिंग पावर जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, ओनली इन द फर्स्ट प्लान प्राइस लेवल स्लाइडेड डाउन, यानी ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमने पढ़ा था, सिर्फ उसमें प्राइस लेवल कम हुआ था, और उसके बाद आज तक कभी भी प्राइस लेवल हमारा कम नहीं हुआ है। तो जब इन्फ्लेशन इतना होगा, महंगाई इतनी होगी, तो आप कितने भी पैसे कमा लो, आपकी परचेजिंग पावर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और फिर हम इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी के साथ साथ इन्फ्लेशन भी बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे आज डिस्कशन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3 पॉइंट्स और बचते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी बात हम अभी करेंगे, और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की। तो ये जो टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मैंने पहले भी आपको बोला है कि जब कभी भी हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, दैट डजेंट मीन कि देयर इज़ ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट। फाइन, मतलब कि जब कभी भी हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारी इकोनॉमी में हमेशा एग्जिस्ट करेगा, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, वो नेचुरल रेट है। पर नेचुरल के अलावा बाकी जो परसेंटेज बच रहा है उसको टैकल करना बहुत बड़ी बात है। This is emerging as a serious cause of social unrest threatening to process of growth. यानी ये जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है ना, इससे क्या हो रहा है, सोशल अनरेस्ट हो रहा है। आप नर्सरी से पढ़ना स्टार्ट करते हो, आप 10th कंप्लीट करते हो, फिर आप 12th कंप्लीट करते हो, फिर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकालते हो अगर गवर्नमेंट में जाना है, वरना प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करना शुरू कर देते हो। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, किसकी, स्किल की। यानी इंडिया का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है ना, इसे हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि हम स्किल्ड लेबर या स्किल्ड फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% इंक्रीज़ होगी, पर हाँ थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हो सकती है। इसके अलावा इंडिया जो है पॉपुलेशन के मामले में सेकंड लार्जेस्ट है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या जहाँ पे जिस कंट्री में हो, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये चीज़ होती है कि लेबर फोर्सेस इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, यूथ की संख्या ज़्यादा है। ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ये सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। ठीक है, पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा, फिर हम ग्रोथ प्रोसेस पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन मार्च 2016 नंबर ऑफ रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड वॉज 4.35 करोड़। यानी आप सोचो कि जो ऐसे लोग जिन्होंने कहा था कि हाँ हम बेरोज़गार हैं, वो 4.3 करोड़ थे। जो सर्वे होता है गवर्नमेंट का, उसमें पाया गया था सिर्फ 4.3 करोड़ लोग क्या है, अनएम्प्लॉयड, रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड हैं। अब जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो तो अलग ही काउंट होंगे। ठीक है, तो ये क्या है,
अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस भी पोवर्टी और इन्फ्लेशन की तरह ही बहुत बड़ा कह सकते हैं क्राइसिस है, जिससे हमें बाहर आने की ज़रूरत पड़ेगी, या हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें ऐसे प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाने पड़ेंगे जिससे हम इस अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से बाहर आ सकें। नेक्स्ट है आपका इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको मैंने बोला था हम आगे डिस्कस करेंगे, अब स्पेसिफिकली इस पे डिस्कस क्यों करेंगे। देखिए, डिस्पाइट ऑफ 67 years of planning, development of infrastructure is inadequate. It includes colleges, schools, power, hospitals, etc. अभी हम इसका रिलेशन देखते हैं, ये जो पेंडेमिक आया हुआ है, ठीक है, क्या कोविड-19, इस कोविड-19 ने ये साफ साफ बता दिया है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है। ये जो पावर जनरेशन वगैरह है ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे। मतलब 67 years ऑफ प्लानिंग के बाद भी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इनएडिक्वेट है। हॉस्पिटल्स हमारे पास नहीं हैं उतने जितने होने चाहिए, पावर जनरेशन हम उतना नहीं कर रहे हैं, स्कूल और कॉलेजेस में हम इतना एडवांस नहीं हो पाए हैं जितना होने की ज़रूरत है। डिस्पाइट ऑफ 67 years ऑफ प्लानिंग, ये जो कोविड-19 है इसने एक हकीकत खोल के रख दी है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें हमें डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा हम डेवलपमेंट के प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एग्जाम्पल भी मैं कोविड-19 के से रिलेटेड ही आपको दूंगी, ठीक है। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वाइडनिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ हैव कंपेल्ड द गवर्नमेंट टू ऑफर रिजर्वेशन इन जॉब्स टू द इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा, जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा, दोनों के बीच में एक ह्यूज गैप आ जाएगा जिस गैप को भरना बहुत ही मुश्किल होता चला जाएगा। तो यहाँ हो क्या रहा है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। अब इस गैप को भरने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? रिजर्वेशंस लानी पड़ी जॉब में, किसके लिए? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी का उसके लिए। अब इसकी एक बात करते हैं कि गवर्नमेंट प्लान्स और पॉलिसीज़ तो बना देती है, पर ये प्लान्स और पॉलिसी ग्राउंड ज़ीरो पे, यानी ज़मीनी हकीकत क्या है इसकी, इस पे भी चेक रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एक चीज़ जो पब्लिक सेक्टर की यानी गवर्नमेंट की सबसे आप वीकनेस कह सकते हो, वो क्या है? करप्शन। करप्शन बहुत होता है, ठीक है। आपने इस चैप्टर में भी पढ़ा है, आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर की अपनी वीकनेसेस हैं, प्राइवेट सेक्टर की अपनी वीकनेसेस हैं। तो करप्शन क्या है? पब्लिक सेक्टर की बहुत बड़ी वीकनेस है। अब देखिए, आप दो चीज़ें देख सकते हैं जो अभी कंट्री की सिचुएशन है। एक तरफ वंदे भारत मिशन चलाया गया जा रहा है जिसमें बाहर की कंट्रीज़ में जो लोग इंडिया के फंसे हुए हैं उनको शिप्स के थ्रू, प्लेन्स के थ्रू कहाँ लाया जा रहा है? इंडिया में वापस लाया जा रहा है, पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हुए, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे वो मजदूर हैं, ठीक है, वो लेबर फोर्स है जिसकी वजह से इंडिया डेवलपमेंट के प्रोसेस में आगे बढ़ता है। जो हमारे घर बनाते हैं, जो स्कूल्स बनाते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी को डेवलप करते हैं, उनके लिए कोई भी प्रॉपर स्टेप नहीं ले पा रही है गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो। स्टेप्स अगर लिए भी जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इतने सारे जो लेबर फोर्स हैं जो अपने घर जाना चाह रहे हैं उनके डेथ की खबरें आ रही हैं। तो ये भी क्या दिखाता है? एक सोशल अनरेस्ट दिखाता है, एक ह्यूज डिफरेंस दिखाता है। किसके बीच में? दो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बीच में। एक वो जो विदेशों में रह रहे हैं उन्हें लाना, और एक जो अपने ही देश में हैं और वो अपनी स्टेट जाने के लिए परेशान हैं और वो जा नहीं पा रहे हैं, सड़कों पे लाठीचार्ज हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये रियल एग्जाम्पल है किसका? स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये जो 5 पॉइंट थे ना फेलियर ऑफ प्लानिंग के, इन 5 पॉइंट्स पे हमें स्पेसिफिकली काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज
हम कितनी भी प्लानिंग करते रहें, नीति आयोग आ जाए, प्लानिंग कमीशन आ जाए, हम सक्सेसफुल उस स्पीड से नहीं हो पाएंगे जिस स्पीड से सक्सेसफुल होने की हमें ज़रूरत है, डिस्पाइट ऑफ 67 ईयर ऑफ प्लानिंग। अब यहाँ मैंने आपको सबकी सारी चीज़ें एक रियल एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आई नहीं आई, कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पे आपका जो है चैप्टर ये ख़त्म होता है, ठीक है। अब ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें 1-2 दिन में वो भी थर्ड चैप्टर की वीडियो अपलोड करूँगी मैं। ये चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि मेरा मोटिव पूरा हो पाए। और प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए, और कोविड-19 को हराने में हमें एक साथ खड़े होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। Stay tuned for upcoming videos. Thank you so much.